आप सभी का स्वागत है स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स की, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होने वाले हैं। और इसमें एकेडमिक के साथ साथ जो लोग यूजीसी नेट या कोई भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट एग्ज़ाम अगर से अपेयर करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपेयर करते हैं तो उनको भी ये सारे लेक्चरर्स मददगार साबित होंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले लेक्चर की और जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। Introduction to operating system. So operating system is a software that manages a computer hardware. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के ज़रिए बात कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरमीडिएटर के तौर पर हम दोनों से बातचीत करेगा, यानी मेरे और मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटर के तौर पर ये काम करता है। उसीलिए बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर बोल के। यानी कि ये क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर application program and act as an intermediary between कंप्यूटर यूज़र यानी हम लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक प्रकार का इंटरमीडिएटर के तौर पर, यानी कि ये एक इंटरमीडिएटर जैसे काम करता है दो लोगों के बीच में, वैसा काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के यूज़र के बीच में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस इमेज में मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि लाइनक्स है, iOS है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डायग्राम की अगर से बात करेंगे तो जैसे डेफिनीशन तो हमने जान लिया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। साथ ही साथ क्या है, अगर से यूज़र कोई काम करता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए हम कंप्यूटर हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रकार से इंटरमीडिएटर सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर बोल के डेफिनेशन में देखा है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम बताता है कि अगर से यूज़र्स हैं तो यूज़र्स क्या करते हैं, जैसे कि कंपाइलर का इस्तेमाल हो, असेंबलर का इस्तेमाल हो या टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो कई सारे यूज़र्स होते हैं, एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स यूज़ एन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, यानी ये जो एप्लीकेशंस होते हैं इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है, टेक्स्ट एडिटर है, ये सारे एप्लीकेशंस है। और इन एप्लीकेशंस को हमने इंस्टॉल किया है कंप्यूटर में और उनको इंस्टॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो सबसे निचला लेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर लेयर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर तीसरा जो लेयर है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लेयर है और जो चौथा लेयर है वो है यूज़र लेयर्स बोल के, यानी यूज़र इंट्रैक्शन चौथे लेयर में होगा और पहला जो लेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर है। इन दोनों के बीच में अगर से कम्युनिकेशन होना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएटरी के जैसा एक्ट करता है, यानी कि इंटरमीडिएटर प्रोग्राम के जैसा एक्ट करता है। तो यूज़र जब इंटरेक्ट करता है तो वो डेटाबेस के साथ या वर्ड प्रोसेसर के साथ या टेक्स्ट एडिटर के साथ बात करता है। ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल्ड
किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इस प्रकार से अगर से इस डायग्राम को अगर से मैं बड़ा करके बताऊं तो इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेयर होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तीसरा लेयर होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का और चौथा लेयर होता है यूजर्स लेयर, ठीक है। तो इस डायग्राम के बाद अगर से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो पहला प्रकार बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, नेटवर्क ओएस, रियल टाइम ओएस और मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग या उसे मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि इतने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं, ठीक है। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो, टाइम शेयरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नेटवर्क हो, रियल टाइम हो या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। तो कुल मिला के 8 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, जिसमें 8वां प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो कंप्यूटर के साथ साथ जो मोबाइल पर इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी भी बात हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले अगर से बात करेंगे तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहा जाता है अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस अ सेट ऑफ सिमिलर टास्क, यानी एक जैसे कामों को ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी किस प्रकार के काम को ये निभाता है, सेट ऑफ सिमिलर टास्क, यानी बहुत सारे काम जो एक जैसे हैं वैसे कामों को ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, जिसे हम बैच जॉब बोलते हैं। ओके, बैच जॉब विथआउट एनी यूज़र इंटरेक्शन, यानी जब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और जब ये बैच जॉब को परफॉर्म करता है, यानी कि बैचेस को जब परफॉर्म करता है तो डायरेक्ट यूज़र का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एनवायरनमेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेटिव टास्क नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़िशेंटली, यानी कि बहुत सारा डेटा एक साथ अगर से मुझे प्रोसेस करना है और वो भी रिपीटेटिव टास्क, नंबर ऑफ रिपीटेटिव टास्क, यानी कि उस सेट ऑफ सिमिलर टास्क में बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है। तो उनको इफ़िशेंटली एग्जीक्यूट करना है तो मुझे बैचेस में तब्दील करना पड़ेगा और उस बैचेस को मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए सीपीयू को देना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए या फिर प्रोसेसिंग के लिए। सो एग्जाम्पल भी दिया गया है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स IBM's OS और 360, यानी IBM कंप्यूटर का OS या IBM का 360 इसका एक उदाहरण है। यूनिसेस MCP भी एक और उदाहरण है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम में हमने यहाँ पे जॉब्स है, ये नंबर ऑफ जॉब्स है, ठीक है, एन नंबर ऑफ जॉब्स दिया है और ये जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं तो सिमिलर टास्क, यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ जो टास्क होते हैं, एक जैसे जो टास्क होते हैं वो बैचेस में तब्दील होते हैं और उन बैचेस को हम सीपीयू में देते हैं और वो प्रोसेसेस क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो दूसरे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र्स को जो कि एक सिंगल कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली शेयर कर सके। यानी एक साथ हम देखेंगे तो ये 6 यूज़र्स हैं, एक सीपीयू है और इस एक सीपीयू को ये 6 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा यूज़र्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक से ज़्यादा यूज़र यानी कि 6 यूज़र्स हैं, ठीक है। ये 6 के 6 यूज़र क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक ही सीपीयू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीपीयू क्या करेगा, इट डिवाइड्स यानी कि टाइम शेयरिंग ओएस क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसे, सीपीयू टाइम को किस में डिवाइड करेगा,
वो सारे जितने भी यूज़र्स है, 6 हो या 12 हो, सारे यूज़र्स में ये सीपीयू का जो टाइम होता है उसको बांटता है। इट डिवाइड्स द सीपीयू टाइम अमॉन्ग मल्टीपल यूज़र्स, अनेबलिंग देम टू परफॉर्म इंटरैक्टिव टास्क कंकरेंटली। यानी कि हर एक यूज़र क्या कर सकता है, एक साथ सारे के सारे यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यूनिक्स हो, लाइनक्स हो या विंडोज़ सर्वर हो, इसके उदाहरण हैं इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। आप डायग्राम में भी देखेंगे तो एक्टिव यूज़र, अभी आप देखेंगे तो 5 नंबर का एक्टिव यूज़र है जिसे सीपीयू अलॉटेड है, बाकी सारे सीपीयू अलॉटेड नहीं है। तो ये इतना तेज़ी से काम करता है क्योंकि सीपीयू नैनो सेकेंड में काम करता है। तो नैनो सेकेंड में काम करता है तो हर एक यूज़र को लगेगा कि ये जो सीपीयू है, ये जो कंप्यूटर है, ये मेरे लिए ही है, राइट। पल के झपकाने तक ये अपना काम परफॉर्म करता है, यानी उतनी तेज़ी से ये काम करता है। उस कारण से क्या है, हर यूज़र को लगता है कि ये कंप्यूटर सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है, एंड दिस कंप्यूटर इज़ डेडिकेटेड टू मी बोल के लगता है, ठीक है। मगर ये सारे यूज़र्स के लिए काम करता है, ओके। तो इस एक टाइम शेयरिंग को हम मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग बोलने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ के 6 यूज़र्स है, 6 यूज़र्स एक तो काम नहीं करेंगे, हर यूज़र अपना अपना काम करेगा, यानी कि 6 अलग अलग काम करेंगे 6 यूज़र्स। या ऐसा भी हो सकता है कि एक यूज़र एक से ज़्यादा भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा काम करना, यानी एक ही कंप्यूटर एक से ज़्यादा काम यहाँ पे कर रहा है। तो इसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं या टाइम शेयरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि सीपीयू का टाइम स्लाइसेस में, राइट। जब सीपीयू शेड्यूलिंग आएगा तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग चैप्टर में, कि कैसे ये टाइम स्लाइस को डिवाइड किया जाता है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के ज़रिए हर प्रोसेस को, यानी हर यूज़र को। यहाँ पे अगर से इस एग्जाम्पल के नज़रिए से देखा जाए तो हर यूज़र को एक एक छोटा सा टाइम स्लाइस दिया जाता है, या उसे टाइम क्वांटम भी कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि सीपीयू के टाइम को क्या है, मल्टीपल यूज़र्स में डिवाइड करके दिया जाता है, यानी सभी में उस सीपीयू के टाइम को बांटा जाता है और सभी लोग अपना अपना काम एक ही समय पर कर सकते हैं और इंटरैक्टिव टास्क कनकरेंटली कर सकते हैं, यानी कि सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं कनकरेंटली। कनकरेंटली का मतलब होता है एक साथ करना, ठीक है। एक साथ 6 के 6 यूज़र एक ही कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे नाम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो है मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर के ऊपर रन करता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि ये एक सिंगल कंप्यूटर है, working together as a single system. Means this distributed OS is designed in a such a way and it run on multiple interacted computers or interconnected computer working together as a single computer. यानी इतने सारे कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं मगर लगता है कि ये एक ही काम को परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही कंप्यूटर काम कर रहा है, ऐसे लगता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये सारे यूज़र्स में बांटता है। यानी बांटता है का मतलब है कि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इनेबल्स द रिसोर्स शेयरिंग एंड प्रोवाइड्स अ ट्रांसपेरेंट व्यू टू यूजर्स अलाउिंग देम टू एक्सेस एंड यूज़ द रिसोर्सेज फ्रॉम एनी कनेक्टेड मशीन। यानी कोई भी कंप्यूटर जो इससे कनेक्टेड है इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है, यानी फाइल सर्वर हो, प्रिंटर हो या और कोई डिवाइसेस है या सर्विसेज है तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर से डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस की बात करेंगे तो यहाँ पे अमोइबा और एक दूसरा आता है डीकॉम बोल के। डीकॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन ऑब्जेक्ट मॉडल बोल के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं।
जो चौथा प्रकार है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे नाम में नेटवर्क आया है, नेटवर्क का मतलब होता है कई सारे कंप्यूटर को हम फिजिकली या फिर वायरलेसली यानी वायर के ज़रिए या बिना वायर के एक साथ जोड़ते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, तो उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, राइट? सो इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द नेटवर्क रिसोर्सेस, यानी जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेस होते हैं, जितने भी क्लाइंट और उसके रिसोर्सेस होते हैं, उनको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट अलाउस द मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर द डेटा विद इन नेटवर्क, यानी नेटवर्क पे आने वाले जितने भी कंप्यूटर्स रहते हैं उनमें क्या किया जाता है, सारे रिसोर्सेस को बांटा जाता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क पर मौजूद है उन्हीं को, जो नेटवर्क पर मौजूद नहीं है उनको कम्युनिकेट नहीं कराते हैं, ना ही डेटा शेयर किया जाता है उनके साथ। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स द इसेंशियल सर्विस लाइक फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, राइट? यानी कि इस एक नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स है वो क्या कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। प्रिंटर है तो एक ही प्रिंटर है तो कई सारे कंप्यूटर है तो सारे के सारे कंप्यूटर प्रिंटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं नॉवेल नेटवेयर बोल के और विंडोज सर्वर। ठीक है, सो दीज आर द पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है रियल टाइम ओएस बोल के। अब रियल टाइम ओएस, रियल टाइम का मतलब होता है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ अभी का अभी अगर से ये कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जिसे रियल टाइम हम बोलेंगे, यानी इसी समय पर काम कर रहा है, वो इंतज़ार नहीं करा रहा है मुझे। ठीक है, सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटाइज द टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क ऑफ्टन इन मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड. It is crucial in application where the strict timing requirements are necessary, such as industrial control system, robotics, aviations, etc. यानी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जहाँ पे टाइम का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। जहाँ पे जैसे कि स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हो, रोबोट लॉन्च करना हो, मिसाइल लॉन्च करना हो या सैटेलाइट लॉन्च करना हो। ठीक है, रोबोटिक्स के लिए, एविएशन के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस एप्लीकेशंस के लिए, यानी उन सारे एप्लीकेशंस के लिए वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके उदाहरण हैं VxWorks और QNX इसके उदाहरण हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, सो ये सारे जो है गुणधर्म इसके पास होने चाहिए। अगर से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे गुणधर्म हैं और वो जो एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में करता है और सारे जो भी एप्लीकेशंस में जो प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस को प्रायोरिटाइज करता है और टाइमली एग्जीक्यूशन करता है उनके प्रायोरिटी के अनुसार। तो उसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो छठा प्रकार है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। जैसे मल्टी, दोबारा से यहाँ पे मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम अलाउ करेंगे। मल्टीपल का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम अलाउ करेंगे। कहाँ पे आने के लिए? टू रिसाइड इन द मेन मेमोरी, राइट? कहाँ पे रहने के लिए? कंप्यूटर के मेन मेमोरी में आने के लिए ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अलाउ करता है। ठीक है, इट एफिशिएंटली स्विचेस द CPU अटेंशन बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स
मैक्सिमाइजिंग द प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का और एक काम क्या है, जो CPU यूटिलाइजेशन है, जिसे हम मैक्सिमाइजिंग द प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है CPU का यूटिलाइजेशन, यानी कि जब मेरे पास मेन मेमोरी में मान लीजिए बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट इफिशिएंटली स्विचेस द CPU अटेंशन, यानी ये क्या करता है, CPU के अटेंशन को, यानी CPU को क्या करता है, प्रोग्राम्स स्विच करता है, यानी कि एक के बाद एक प्रोग्राम को देते जाता है, जिससे क्या है, CPU को ये आइडल बैठने नहीं देता है, यानी कि बिना काम करे हुए चुपचाप आइडल बैठने नहीं देता है। इससे क्या होता है, जो CPU यूटिलाइजेशन है वो हम 100% कर सकते हैं, राइट। 100% न सही, 97, 98, 99% कर सकते हैं। सो मैक्सिमाइजिंग द प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या होता है, द मेन एम ऑफ, और वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग OS इज टू यूटिलाइज द CPU, right, maximum utilization of the CPU. To efficiently achieve the simultaneous running system, each program is allocated CPU time in time sliced manner, typically using scheduling algorithm such as round robin scheduling. यानी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अगर से मेन मेमोरी में हैं तो उसको टाइम कैसे बांटा जाता है, एक के बाद एक कैसे टाइम दिया जाता है। स्विचेस द CPU अटेंशन का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास P1, P2, ठीक है, P3, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो कैसे मैं स्विच करूँगा, स्विच कैसे करूँगा, अगर से मान लीजिए ये काम कर रहा है, CPU इसको दिया गया है, P1 का काम चल रहा है और इसका समय बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि इसका काम 100 नैनो सेकेंड का है, तो मैं 100 नैनो सेकेंड वेट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, 10 नैनो सेकेंड इसको दूंगा, ठीक है। उसके बाद CPU क्या करूँगा, नेक्स्ट P2 को 10 नैनो सेकेंड दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट P3 को 10 नैनो सेकेंड दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से मान लीजिए 3 ही प्रोसेस है तो दोबारा से P1 को आऊँगा और अगले 10 नैनो सेकेंड मैं दोबारा से P1 को दूंगा। इसमें क्या होता है, अगर से मान लीजिए P2 है जिसका प्रोसेसिंग बहुत कम है, मान लीजिए इसका प्रोसेसिंग 9 नैनो सेकेंड ही है, यानी पहले स्लाइस में ही पहली बार जब हम इसको टाइम देंगे तो इसको टोटल टाइम दिया जा रहा है 10 नैनो सेकेंड का, तो 9 नैनो सेकेंड का ही इसका काम है, तो 9 नैनो सेकेंड का काम कंप्लीट करेगा, ये 10 नैनो सेकेंड भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जो तीसरा स्लाइस है तो वो क्या करेगा, वो P3 को चला जाएगा, यानी P3 अगले 10 नैनो सेकेंड इस्तेमाल करेगा, अगर से उसके अंदर इसका काम ख़त्म होता है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, वरना ये क्यू में रहेगा और दोबारा से राउंड रॉबिन ऑर्डर में, मतलब पहले प्रोसेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे के बाद चौथा है तो चौथे को जाएंगे, नहीं है तो दोबारा से पहले प्रोसेस को जाएंगे। जो पहले प्रोसेस का जो अधूरा काम रह गया था, 10 नैनो सेकेंड का काम हुआ, बाकी का 90 नैनो सेकेंड का काम बचा हुआ था, उसको दोबारा से 10 नैनो सेकेंड दिया जाएगा। P2 का काम हो चुका है, ये जा चुका है, तो बचे कौन, P1 और P3। P1 का 10 सेकेंड होने के बाद दोबारा से P3 को और 10 नैनो सेकेंड मिल जाएंगे, कुछ इस प्रकार का काम होगा, ठीक है। तो ये जो हम 10 नैनो सेकेंड का टाइम दे रहे हैं इसे हम टाइम स्लाइस बोलते हैं, ठीक है। इस मैनर में हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इस प्रकार के काम को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जिसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में अंतर इतना है कि वहाँ पे हम प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होंगे, मल्टीपल प्रोग्राम्स, और यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेसर्स, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स आर कोर विथ इन अ सिंगल कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द टास्क,
ठीक है। कोर के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगा, अगले आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए समझिए कि जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेसर। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी मेरे पास मान लीजिए एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में हमारे पास धारणा ये है कि एक ही प्रोसेसर होगा, एक कंप्यूटर है तो एक ही प्रोसेसर होगा। मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी हो सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर हो सकते हैं या 3 प्रोसेसर हो सकते हैं, जिसे मैं क्या बोलूँगा, मल्टीपल प्रोसेसर्स बोलूँगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक ही प्रोसेसर हो सकता है और उस प्रोसेसर में कोर अलग अलग हो सकते हैं। 2 कोर वाला प्रोसेसर हो सकता है, 4 कोर वाला प्रोसेसर हो सकता है। ठीक है। सो कोर मतलब मैं आगे जाके आपको ये कोर के बारे में समझाऊंगा। फिजिकली देखने के लिए एक ही प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में होता है, मगर लॉजिकली देखेंगे, लॉजिकली यानी कि उसमें जो कोर बोल के होते हैं वो 2 होते हैं। 2 यानी कि 2 सीपीयू के जैसा एक ही सीपीयू काम करेगा। ठीक है, वैसे भी होता है। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पे मैंने बताया है, मल्टी प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, या प्रोसेसर n बोल के दिया गया है, n नंबर ऑफ प्रोसेसर। सो प्रोसेसर्स कई सारे हो सकते हैं जिसे हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल के बोल सकते हैं। सो ये क्या करते हैं, इट इम्प्रूव्स द सिस्टम परफॉर्मेंस, इनेबल्स द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस प्रोसेसर्स, यानी कि बहुत सारे कामों को एक साथ हम निभा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि हर एक प्रोसेसर क्या करता है, अलग अलग काम करता है। जिससे कि क्या होता है, बहुत सारे कामों को हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यानी बहुत सारे कामों को आसानी से हम कर सकते हैं, वो एक फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए 8वां जो प्रकार है वो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, या जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, इनमें क्या है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर हम देखते हैं। इट प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, सपोर्ट मोबाइल हार्डवेयर कंपोनेंट, अलाउ एक्सेस टू वेरियस एप्लीकेशंस। यानी कि ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मोबाइल हार्डवेयर कंपोनेंट को सपोर्ट करता है। यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, पीसी या लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे तो वो इन कंपोनेंट को, हार्डवेयर कंपोनेंट को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना। तो पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे कि हम एंड्रॉयड देखते हैं, आईओएस देखते हैं, विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखते हैं। ये सारे जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एंड दीज टिपिकली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइंड टू सपोर्ट द टच बेस्ड इंटरेक्शन, यानी टच स्क्रीन वाले होते हैं। टच स्क्रीन को टच स्क्रीन के लिए ही स्पेशली इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया है, जिसके ज़रिए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आइकॉन्स, मेन्यूज़, जेस्चर्स टू नेविगेट द डिवाइस, यानी कि डिवाइसेस को आसानी से इंटरेक्टिव बनाने के लिए आइकॉन, मेन्यूज़, टच स्क्रीन के ज़रिए सिलेक्शन करना वगैरह ऑप्शंस ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब तक हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो फंक्शंस में यहाँ पे मैंने मेजरली 3 फंक्शंस के बारे में मेंशन किया है। आप देखेंगे तो 3 पॉइंट्स मैंने दिया है यहाँ पे। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, यानी कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है, यूज़र इंट्रैक्शन कराना, यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड कराना जिसके ज़रिए यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों के बीच बातचीत हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने ये लिखा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को एलोकेट करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम
बहुत ज़रूरी होता है। और इसका दूसरा जो कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है रिसोर्स एलोकेशन। जो यूज़र मांगता है, जो प्रोसेस को चाहिए रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस प्रोवाइड करना। जो तीसरा कार्य है वो है मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी को मैनेज करना कंप्यूटर के, कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, सो फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे जो है फंक्शंस है, राइट। इन सभी को हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। फंक्शन के साथ साथ कुछ गोल्स भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। वो बहुत ही कन्वीनियंस होना चाहिए यूज़र्स को, और इफ़िशेंसी भी होनी चाहिए उसमें, या ये दोनों चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हमने ये डायग्राम भी देखा। तो इस लेक्चर में हमने शुरुआत किया था डेफिनीशन से, साथ ही साथ हमने इस डायग्राम को भी देखा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये 4 लेयर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। सो यूज़र क्या करता है, एप्लीकेशन के ज़रिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, सो होप आपको ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। ये पहला लेक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर करना भी न भूलें। आगे आने वाले जो लेक्चरर्स होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, गेट, नेट, सेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।